अस्सलामुअलैकुम। इतवार का सलाम आपको। लेक्चर 98 स्टार्ट हो गया। असगर आप लेट हो। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में था। वैसे तो ये तीसरा भी चला गया, लेकिन चलें फ़िलहाल ये दूसरा ज़रा कर लेते हैं। पेज नंबर 756। बच्चे पूरे कर लें, ज़रा सवारियाँ पूरी कर लें गाड़ी। ये बाकी फजूल वाले उठा लें ना, और ये फिर थोड़ी देर बाद कुछ ताज़ा दम कर देना। पेज 356। जी बेटा, ये होमवर्क दिया था ना? कोई बात नहीं, नहीं भी दिया था तो ये समझे होमवर्क अब मैं करवाने लगा हूँ। क्लास वर्क है सर। अच्छा जी, ब्रिक लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैज़ 7 कंपोनेंट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द कंपोनेंट्स। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब है। 8 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 2023 पिछली से पिछली अटैम्प्ट का सवाल है। कहता है कीपिंग इन व्यू ऑफ सीईओ's पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस हाउ अबव कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड इन नोट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS 8। चलें पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। कंपोनेंट ABCDEFG एक्सटर्नल रेवेन्यू है, इंटरनल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, प्रॉफिट और लॉस है, और टोटल एसेट्स है। ये डाटा गिवन है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होती है जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है, अच्छा कुछ याद है थोड़ा सा? वैसे ये IFRS 8 थोड़ा बहुत मैंने कहा शायद थोड़ा याद हो ही जाता है बंदे को, है इत्तेफाक से। ये चलो इत्तेफाक से ये सवाल सामने है। कुछ हम इस तरह से किया करते थे कि हमें यहाँ पे स्टार भी लगाए होते थे, पता नहीं, ओ माय गॉड कहाँ गया। यहाँ पे हम कुछ स्टार्स लगाते थे। इस स्टैंडर्ड के अंदर हमने कुछ, पहली बात तो ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होते थे हमने ये पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने कहा था जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं नाम से, बाकियों को अदर में डाल देते हैं। तो वो बड़े बड़े कौन से होते थे? हमने कहा था जी उसमें एक ये टोटल सेल्स पे स्टार ब्लू लगता था, याद है? फिर टोटल एसेट्स पे, और प्रॉफिट्स या लॉसेज में से हायर जो होता था उसका टोटल, इनका 10% टेस्ट होता था। और उसके बाद एक टेस्ट होता था एक्सटर्नल सेल के 75% टेस्ट। वहाँ से हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते थे, और फिर बाकियों को हम ऑल अदर में डाल के एक ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट बनाते थे। इसके अंदर कोई 13-14 चीज़ें आया करती थी, जिसमें आपकी एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, इंटरेस्ट इनकम होती थी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा क्लास के बाद कि ये सारे 14 ऐसे ही लिख देने होते हैं? तो मैंने कहा था नहीं, जो सवाल के अंदर डाटा गिवन है सिर्फ वो लिखना होता है, ठीक है? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और उसके प्रॉफिट में हमारा शेयर, और एडिशन इन नॉन करंट एसेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक लंबी लिस्ट होती थी। ये 14 चीज़ें थी जो सिर्फ हमें याद रखनी है, याद करनी तो नहीं है, याद रखनी है। क्योंकि डिस्क्लोजर बनाना हो तो भी जो डाटा होगा उस हिसाब से बना लेते थे, और अगर डिस्क्लोजर बना हुआ सामने है तो उसमें नज़र आ रहा है ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो बहरहाल इसके बाद फिर एक चीज़ बना करती थी रिकॉन्सिलिएशन, जिसके अंदर हम रिपोर्टेबल को इकट्ठा कर लेते थे, अदर देन रिपोर्टेबल तो वैसे ही इकट्ठे होते थे, और हेड ऑफिस के खर्चे वगैरह, अदर एडजस्टमेंट्स, और आपस की सेल परचेज़, ये दो जो है वो कॉलम्स आते थे जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रेकनसाइल करते थे। यहाँ पर सिर्फ आपके 5, वैसे तो 4 चीज़ें स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट्स, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़। यहाँ पर टोटल सेल्स देनी है, ठीक है? और कोई भी मटेरियल आइटम हो तो इसमें हमने कहा था कि ICAP ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी डाल देता है अगर सवाल में हो। तो ये रेकन्सिलिएशन के 4 आइटम स्टैंडर्ड ने बोले हुए हैं, 5वां कोई आपको मटेरियल लगे तो आप डाल सकते थे, ठीक है? ये थोड़ी सी हमने रिवीजन की। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने बताना है क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से, हाउ द अब, कैसे अबव कंपोनेंट्स को हमने प्रेजेंट करना है नोट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट में। नोट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स की। रेकन्सिलिएशन की उसने बात की ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, चले खैर। अच्छा, अब ये जो ए से लेके जी तक सेगमेंट्स गिवन है, इनमें सबसे पहले पॉइंट में कहता है
Operating results of all above components are reviewed by DL's CEO. He is of the view that all components need to be presented separately in DL's financial statements as per IFRS 8. ऐसे तो नहीं हो सकता, हमारे पास तो थ्रेशोल्ड है 10% टेस्ट, 75% टेस्ट, एक तो सिर्फ वो हमने रिपोर्ट करने होते हैं, ठीक है, सेपरेटली IFRS 8 के मुताबिक, और दूसरा अगर कोई हेड ऑफिस या R&D डिपार्टमेंट हैं जो कि रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहे होते, उनको हम इधर नहीं डाला करते थे, उनका डाटा तो इधर अदर एडजस्टमेंट के अंदर आया करता था, ठीक है। अच्छा, पता नहीं अब वो क्या सारे हो सकता है ऐसे ही हो, सारे ही 10% से गुजर रहे हों। अब वो कहता है कंपोनेंट A एंड G एग्जिबिट सिमिलर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस because they have similar economic characteristics while other components do not have similar economic characteristics। ये बात किस तरफ लेके जाती है आपको? यहाँ पर हमने पढ़ा था ये कि ये आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, कब? जब उन कंपोनेंट्स की कुछ खसूसियात जो हैं वो मैच करती हों। ये फिर भाग गया। जी, अदर फैक्टर्स दैट में आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट एज कॉन्स्टिट्यूटिंग। इसमें हमने क्या कहा था जी कि अगर नेचर ऑफ बिजनेस हो, एक हो, नहीं कहाँ पे गया, एग्रीगेशन पढ़ा था हमने, ये एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स कब करते थे? 2 और मोर सेगमेंट्स मे बी एग्रीगेटेड इनटू सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ segments have similar economic characteristics and are similar in each product and service, production process, customer की class, method of distribution, regulatory environment। तो ये वाली लाइन जो है ये हमें इस तरफ लेकर जा रही है कि A और G जो हैं, A और G ये कंबाइन किए जा सकते हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, A एंड G, और ज़रा जल्दी से मुझे बता दो A G नहीं कह देना आपने, ठीक है, ये सब आपने टोटल करके मुझे बताना है जल्दी से 2725 200 2925 287 और 850। 287 नेगेटिव है ना। ये कर लेने के बाद अब मेरे ख्याल से ये काम नहीं करना, ठीक है जी, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या ख्याल है? अब A और G अलग नहीं है, A एंड G एक सेगमेंट बन गया। तो A एंड G, B C D E F ये हमारे पास कुछ सेगमेंट्स हैं। पता नहीं ऑपरेटिंग सेगमेंट इनमें से हो सकता है कोई एक आधा ना हो। जैसे कि अगला पॉइंट कहता है Component F earns revenues that are only incidental to activities of DL and support components C and D। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो लाइक हेड ऑफिस है, बिल्कुल हेड ऑफिस का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन है तो लाइक हेड ऑफिस। यानी कि इंसिडेंटल रेवेन्यू अगर कमा भी लेता है कोई सेगमेंट, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखें, ऑपरेटिंग सेगमेंट वो है जो अर्न करे रेवेन्यू और इनकर करे एक्सपेंसेस, ठीक है जी। CODM जो है वो उसको अलग से देखता हो और उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन भी हो। अब शायद F को CODM अलग से देख रहा है, ऊपर उन्होंने बताया है, उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, लेकिन वो रेवेन्यूज़ नहीं अर्न कर रहा, शायद सिर्फ इनकर कर रहा एक्सपेंसेस, लेकिन रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहा। साथ ही यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि नॉट एवरी पार्ट, ये some functional departments may not earn revenue or may earn revenue that are only incidental, तब भी हमने उसको क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह देना। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना थोड़ी सी मैं वर्किंग की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अब मैं इतनी लंबी वर्किंग नहीं कर रहा। अब मुझे क्या पता चल गया, ये तो लाइक हेड ऑफिस होगा, ये निकल गया। अब A एंड G एक है, B C D E ऐसा ही है। इन 5 में से कौन से रिपोर्टेबल हैं और कौन से नहीं हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, 10% टेस्ट लगाएंगे। 10% टेस्ट लगा करता था टोटल एसिड्स, टोटल से ब्लू मार्कर होता था,
टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स और प्रॉफिट्स या लॉसेस में से हायर का टोटल, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास 10% टेस्ट लगकर और फिर उसके बाद चेक करने के लिए 75% टेस्ट लगाते थे। ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम सोल्यूशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स और प्रॉफिट्स या लॉसेस में से, प्रॉफिट्स या लॉसेस में से हायर क्या आ रहा है, लॉसेस हायर आ रहे हैं, तो उसका 10%, ठीक है जी। तो 10% टेस्ट लगा तो हमारे पास ए सी ए जी, अच्छा दो हमने मिलाए कौन से हैं, दो मिलाए कौन से हैं, ए और जी, ठीक है। तो ए एंड जी ये एक हो गया, सी डी, ए एंड जी सी डी, ए एंड डी, ए एंड जी और डी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ये टेस्ट लगाने के बाद जो निकलने थे, और ये जाहिर सी बात है आपको लगाने पड़ने थे, डाटा आपको मैंने बना दिया था, ठीक है। तो ये 10% टेस्ट लगे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो ए जी सी और डी ये रिपोर्टेबल निकले हैं। उसके बाद 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट लगा तो ए जी सी एंड डी जो हैं वो 91% सेल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसलिए हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बने ए जी एक है, ठीक है, ए जी सी एंड डी, ए जी सी एंड डी, ठीक है, ए जी बैटरीज एक हो गया, ठीक है। अब उसने ये कहा था, अब ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब उसने ये कहा था कि क्या बताना है कि कैसे आपने इसको रिपोर्टेबल कैसे आपने इसको प्रेजेंट करना है। नोट में कितने गया सवाल, इसको ऐसे अब साथ ही तो है वैसे, चलो खैर जी। तो कैसे आपने इसको कीपिंग इन व्यू, सीईओ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सीईओ कहता था, सीईओ ने क्या कहा था, डील्स ही इज ऑफ द व्यू दैट ऑल कंपोनेंट नीड्स टू बी प्रेजेंट सेपरेटली। हमने कहा है ऑल कैसे सेपरेटली हो सकते हैं, ए और जी तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या हो जाएंगे, कंबाइन, ठीक है। उसके बाद जो सी और डी हैं, ए जी सी और डी, ये आपका थ्रेशोल्ड मीट करते हैं 10% का और 75% का, आप वर्किंग रेफर करेंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये रिपोर्ट करने हैं और बाकियों को कहाँ डाल देना है, यानी हमारा इस तरह से नोट बनेगा, ए एंड जी सी डी ऑल अदर्स, ऑल अदर क्या लिखते होते थे, नहीं रिपोर्टेबल कैसे, ऑल अदर सेगमेंट, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने अपना नोट बनाना है, जिसको हमने सेगमेंट एनालिसिस कहा था, क्या कहा था वो, जिसमें 13-14 चीज़ें आती थी, सेगमेंट एनालिसिस या जो भी है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो है वो 14-15 चीज़ें आती थी, ठीक है। तो ये अब हमने उसको लिख के बताना है, क्योंकि उसने क्या कहा है, कीपिंग इन व्यू डिस्कस करना था, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। अब पहली बात क्या बताई आपने, ए और जी कंबाइन हो जाएंगे, अभी जाके सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ए जी सी और डी ये आपका 10% और 75% थ्रेशोल्ड मीट करते हैं, इसलिए ये रिपोर्टेबल हैं। बाकी सब को आपने ऑल अदर के अंदर इकट्ठा कर देना है। तीसरा एफ़ के बारे में बताएंगे कि एफ़ जो है वो लाइक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ना कहना, ठीक है। एफ़ जो है उसके बारे में ये लाइन लिख देना कि वो सिर्फ इंसिडेंटल रेवेन्यू का कमा रहा है, इसलिए वो तो ऑपरेटिंग सेगमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर उसके बारे में आपने लिखना भी है कुछ, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे आएगी, वो रेकन्सिलिएशन के अंदर आती है, जिसके बारे में उसने हमसे पूछा नहीं हुआ था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जहन में, और तो कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही, बस ये बातें लिखनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं जाकर सोल्यूशन को फटाफट, बच्चे भी तकरीबन पूरे हो गए हैं, लगेंगे आगे। अच्छा सोल्यूशन पीछे था, लें जी। कॉन्ट्रेरी टू सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू, डीएल्स कंपोनेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट इन फॉलोइंग मैनर, ए एंड जी may be presented as an aggregated segment because they have similar characteristics and when combined meet all the quantitative threshold, ठीक है। all quantitative, all कौन से थे, 10% भी, और हाँ 10% भी मीट कर रहे हैं वो, हमने वर्किंग तो आपने की होनी है नीचे जो वर्किंग में दिखा के हैं, ठीक है, और 75% भी मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने भी कहा था। नेक्स्ट, C will be presented, अब ये अलग अलग बताया हुआ, C will be presented as a separate segment because its loss of 580 is greater than 91.2 million, further its revenue is also greater than this। यानी कि उसने ये बताया कि C को, जैसे मैंने आपको वो शुरू के अंदर करवाया था कि रिपोर्टेबल क्यों है, क्योंकि ये 10% टेस्ट पास कर 75, तो ये आप बता रहे हैं कि C को क्यों रिपोर्टेबल करना है, क्योंकि उसका लॉस और उसके रेवेन्यूज़ जो हैं वो आपके 10% से ज़्यादा हैं, आपने टोटल रेवेन्यू की टोटल जो सामने बता दिया। उसके बाद डी क्यों प्रेजेंट हो रहा है, ये वर्किंग आपने की हुई है ना, उससे पता लग रहा है आपको, ठीक है। डी क्यों प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे, ये जो सी था ना, सी
ये सारे थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा था, इसने 2 थ्रेशोल्ड मीट किए थे, ठीक है। डी सारे थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है, ठीक है। और फिर बच कौन से गए, देखो ए जी सी और डी, ए जी सी और डी, ये हो गए। अब रह क्या गया, बी सी हो गया, बी ऐसे लिख लेते हैं ना, ए जी, ए एंड जी, और फिर सी एंड डी। उसके बाद रह क्या गया, बी रह गया, ई रह गया, एफ को वैसे ही निकाल दो। बी और ई जो है वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते, तो उनको ऑल अदर में रखना है। अब लिखते हैं वो यहाँ पर कंपोनेंट बी ई, इसको काट दो यहाँ से, ये गलती है मेरे ख्याल से, ठीक है, इसको काट दो। कंपोनेंट बी ई विल रिप्रेजेंटेड एज अ कंबाइंड कैटेगरी ऑफ ऑल अदर सेगमेंट्स। ये थोड़े ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर एफ थोड़ा ही आता था, वैसे नीचे उसने सही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गलती कर गया, ठीक है। कंपोनेंट बी ई विल बी प्रेजेंटेड एज अ कंबाइंड कैटेगरी ऑफ ऑल अदर सेगमेंट्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों जी, more than 75%, that is 91% of revenue is reported by operating segment, so additional reportable segment need not to be identified। तो 10% भी मीट कर गए और फिर 70, ये 10% की वजह से जो आए थे ये 75% थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हैं, तो कोई और ऑपरेटिंग सेगमेंट हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बी और ई जो है वो कंबाइन करके ऑल अदर सेगमेंट्स में डाल देंगे। एफ तो नहीं ना उसमें जाता होता था, एफ तो आगे एडजस्टमेंट में जाता होता था। ये मैंने ओपन किया हुआ सवाल आपके लिए, ये ठीक है। हेड ऑफिस की तो चीज़ें यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टेबल, यहाँ पे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आते थे, उनमें से रिपोर्टेबल निकाल देते थे। एफ तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एफ उस वहाँ से काट दे सोल्यूशन में से, ठीक है। अच्छा, क्यों जी इनको बी और ई को कंबाइन क्यों कर देना है, कंबाइन कैटेगरी ऑफ ऑल सेगमेंट्स में क्यों डालना है, क्योंकि ऑलरेडी 75% से ऊपर सेल यही सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर जाते हैं। बी इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट बट फेल्स टू मीट एनी कॉन, ई इज ऑपरेटिंग सेगमेंट बट फेल्स टू, ठीक है जी। सेगमेंट एफ, सेगमेंट एफ में ना अब ये चीज काट दे। सेगमेंट एफ दो, बल्कि सेगमेंट एफ मेरली, सेगमेंट एफ अर्न्स रेवेन्यूज, यूं लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मेरली इंसिडेंटल टू एक्टिविटीज ऑन डेटिंग एंड एज अ रिजल्ट इट डज नॉट मीट डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब ऊपर अगर वो एफ को कंबाइन कर रहा था तो गलत है ना, मैंने इसीलिए इसकी ये बात पढ़ के कहा था कि ऊपर से काट दो। आगे अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि एफ तो सिर्फ इंसिडेंटल रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन को ही नहीं मीट करता। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन को नहीं मीट करता तो ऑल अदर सेगमेंट्स में नहीं आना इसने। हाँ, इसका जो डाटा है वो आपकी रेकन्सिलिएशन में जाके एडजस्टमेंट वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। ले जी, आप इसका सोल्यूशन खत्म हो गया। 8 नंबर के लिए आपने ये कुछ बातें लिखनी थी, ओके डन। चलें जी, आ जाएं आप फाइनल अकाउंट्स पे, बच्चे तकरीबन हो गए हैं पूरे। हाँ जी, हम कहाँ थे, डिस्क्लोजर्स पढ़ रहे थे। ज़रा क्विकली डिस्क्लोजर्स को रिवाइज़ करते हैं। एक हमारा, आपको पता है हमारी तरतीब है, ये हमने इनको ओपन रखना है। हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख ली, बैलेंस शीट भी बनाना सीख ली, ऐसे ही है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऐसे बनाई है हमने BSZ वाले सवाल में, इनकम स्टेटमेंट फिक्स वाले सवाल में ऐसे ही बनाई थी और कुछ रिलेटेड नोट्स हमने बनाए थे, ठीक है। आज इंशाल्लाह उम्मीद है मैं आपको ये नोट लिखना भी सिखा दूंगा, सवालों में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये नोट अभी हमारे पेंडिंग है और ये नोट भी आज इंशाल्लाह क्लास में बनना है और उसके बाद ये नोट भी होपफुली बनेगा। तो ये कुछ नोट्स हमने बनाने हैं, लेकिन फ़िलहाल जो काम कर चुके हैं ज़रा तरतीब से क्विकली इसको रिवाइज़ करते हैं। देखें, ये मेरे पास यकीन माने इसका कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि आपने इसको बार बार पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। बच्चों, कौन सा सफ़ा था जहाँ पर डिस्क्लोजर्स लिखे हुए थे, 570। तो हमारे सामने बस ये 2 सफ़े अब रहेंगे। ज़रा क्विकली पढ़ लेते हैं इनको, पहले रिवाइज़ कर रहे हैं ज़रा, ठीक है। आप दिमाग में ऐसे रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग में रिवाइज़ करेंगे आप। क्या PNL के 5 नोट्स हैं। सेल का नोट क्या कहता था, कंपनीज एक्ट ने, जो ये कंपनीज एक्ट में डिस्क्लोजर्स पढ़े, ठीक है, कि सेल्स की ग्रॉस अमाउंट में से आपने ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स टैक्स को एज अ सेपरेट लाइन आइटम डिडक्ट करके दिखाना है। फिर आपने अगर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन दी है कोई, तो उसका ब्रेकअप शो करना है कि ऑडिट और अदर सर्विसेज के लिए आपने क्या क्या पे किया, कितना कितना पे किया। फिर अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है तो उसका रूल क्या था, जल्दी से बोलो, ये ऐसे ही याद करना है, वो वाला लॉ रटा नहीं लगाना। वो अगर कह देगा ना रिप्रोडक्शन तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आपने कहना है कि वेयर डोनेशन टू अ सिंगल पार्टी एक्सीड्स 10% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 मिलियन विच एवर इज हायर देन द नेम ऑफ डोनी शैल बी डिस्क्लोज। और अगर
डायरेक्टर या उसके स्पाउस का डोनी में इंटरेस्ट है तो फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट नेम ऑफ डायरेक्टर और उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। फिर रॉयल्टी अगर को पे की है तो जिसको पे की है उसका नाम, उसका पता और उससे उसके साथ हमारा एसोसिएशन। और आखिरी क्या था, रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। उसके अंदर हमने कोई मोटी मोटी 4-5 चीज़ें देखी थी कि उसमें फीस, मैनेजरियल सर्विसेज की, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कोई और मॉनिटरी परक्विजिट्स हैं वो टेबल में डाल देंगे अलॉन्ग विद नंबर ऑफ दोज पर्सन्स, ठीक है। और अगर कोई नॉन कैश परक्विजिट्स हैं तो वो भी हमने डिस्क्लोज करने हैं, उन किस लिए दिए हैं और अगर मुमकिन हो तो उनकी वैल्यू भी, ठीक है भाई। ये 23 पे करा दें, ठीक है। तो ये हमने 5 नोट्स पढ़े थे P&L के, सेल का। अब ऐसे ही याद होने, और ये याद है आपको, ऐसे ही बैलेंस शीट के ज़रा ज़्यादा हैं, ऐसे ही हमने बार बार इनको पढ़ते रहने, और कोई इसका हल नहीं है। बहुत आसान चीज़ है। लेकिन आप देख रहे हैं, मैंने पेपर में पास पेपर आपको दिखाया था ना, आज भी देखेंगे 1-2 पास पेपर। ये जो सवाल आपको करवाने हैं ना, आज मैंने IS-37 का प्लान जो है वो उम्मीद है कैंसिल ही किया, अभी तक तो दिल कोई नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ फाइनल अकाउंट्स ही करवाना चाहूँगा आपको। तो कल की क्लास के अंदर फिर जो है वो पेंडेंसीज सारी उठाकर जो पास पेपर डिस्कस करना है वो मैं कर लूँगा। फाइनल अकाउंट्स में चाह रहा था आज सिर्फ फाइनल अकाउंट्स की क्लास हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। खैर, ऑडिटर रेम्यूनरेशन हो गया, उसके बाद डोनेशन वाला पॉइंट हो गया, इसको हमने पढ़ा भी। अब तरतीब हमने ये रखी हुई है, इसको तो हमने पास पेपर 6 में बना लिया था, ये भी पास पेपर 6 में बना था। ये पेज 598 पे हमने देखा था, पेज 598 पर ये जनाब, ये सारे ये डिस्क्लोज हमने पास पेपर 6 में बना लिए थे ना, फिग्स में। और ये डोनेशन वाला हमने नोट देखा था। ये ऊपर वाली लाइन मैंने कहा था, आप याद क्या करनी है, आपको याद है, बस यूँ लिखना है, पार्टी वाइज ब्रेकअप ऑफ डोनेशंस वेयर डोनेशंस एक्सीड 10% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 मिलियन विच एवर इज हायर इज एज फॉलोज। और नीचे आपने वो छोटी सी वर्किंग करके आपने डिस्क्लोजर बनाना है। अगर बना हुआ है तो उसकी गलतियां निकालनी है आपने, तो लॉ भी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली बताना है एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में कि कितने लोग हैं वो, और उनको फीस, मैनेजरियल सर्विसेज की रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, परक्विजिट बेनिफिट्स, इन काइंड भी कोई चीज़ है तो, या कोई भी और सर्विस रेंडर करने के पैसे नहीं है तो वो बता दें, ठीक है। इसका नोट हमने पेज 599 के ऊपर देखा था, ये ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने बात शुरू कर दी थी कि जी इससे आगे भी काम चल रहा है, अभी यहाँ से हम पढ़ रहे थे, पहले इसको पूरा कर लें। फिर मैंने कहा था ये कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं। जनरल डिस्क्लोजर्स में हमने कौन कौन से डिस्क्लोजर्स पढ़े थे, अगर कोई आपका बाहर के मुल्क में जानने वाला है और उसके साथ आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो बताओ, उसके बारे में 4 चीज़ें बतानी थी। नाम, पता यानी कंट्री उसमें एड्रेस नहीं है, कंट्री नेम, कंट्री, एसोसिएशन क्या है, और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। और अगर कोई लोकल रिश्तेदार है जिसके साथ आपने जानने वाला, जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, तो उसके बारे में नाम, उसकी बेसिस ऑफ एसोसिएशन और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा था कैपेसिटी वाला नोट क्या कहता है, आपकी टोटल कैपेसिटी है कितनी। 3 बातें थी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी यूज़ हुई यानी प्रोडक्शन कितनी की, और शॉर्टफॉल की रीज़न क्या है, अगर शॉर्टफॉल है तो उसकी रीज़न क्या है। और आखिरी क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताओ, एवरेज और एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो ये कुछ हमने जो है वो कैपेसिटी के बारे में क्या था, कैपेसिटी और प्रोडक्शन और रीज़न ऑफ शॉर्टफॉल और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। इसके साथ ही चलो ये भी है, ये अलग से है, ये अलग से ही पढ़ाता हूँ। तो अब यहाँ से हमने जनरल डिस्क्लोजर्स की तरफ छलांग लगाई थी, तो एंड में हमने पहले पढ़ लिया ना। अब यहाँ से कहानी जो शुरू हुई है, पार्ट डी, पॉइंट डी था, कहाँ पे है, जनरल डिस्क्लोजर्स, ये रहा जी। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या बताना है जी, क्या क्या बताना है जी। अभी तक जो मैंने पढ़ा है जनरल डिस्क्लोजर, सबसे पहले आपको ये पढ़ा दिया था कि आपने अपने फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में क्या बताना है, नाम, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, नाम और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी आज ये भी बताऊंगा 5th 4th स्केड्यूल वाली बात, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं, ठीक है। नाम, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। उसके बाद अपने लोकल रिश्तेदारों के बारे में क्या बताना है, नेम ऑफ एसोसिएट। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा उसने लोकल, लेकिन चूँकि कंपनीज एक्ट ने फॉरेन के लिए अलग से बताया हुआ है, तो इसका मतलब वो अगर फॉरेन एसोसिएट्स हैं अगले पॉइंट में, तो ये फिर लोकल की बात ही हो रही है, ठीक है। तो नेम ऑफ एसोसिएट कंपनीज,
और रिलेटेड पार्टीज अलॉन्ग विद बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और परसेंटेज। तो यहाँ पर 3 बातें बतानी है, नाम, उसके साथ ताल्लुक और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एवरेज ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद कैपेसिटी वाले नोट में क्या बताना है आपने, कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है और रीजंस ऑफ शॉर्टफॉल क्या है। ठीक है, उसके बाद ये 2 पॉइंट्स, आपने सारे बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स और प्लांट्स के बारे में क्या बताना है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और उनका एड्रेस क्या है। और उसके बाद आपने कंपनी के इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, ठीक है, उनके सिर्फ क्या बताने हैं, पर्टिकुलर्स, लेकिन साथ ही वो कहता है उसकी लोकेशन और एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, अब बेसिकली तो प्लांट का उसने अलग से कहा है कि प्लांट के बारे में हमें लोकेशन और एड्रेस बताओ। ये एड्रेस सिर्फ प्लांट के लिए उसने इस्तेमाल किया, जहाँ पे आपका ऑपरेशन चल रहे हैं ना, जहाँ पे आपका प्लांट है तो उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन और बस। ठीक है, और दूसरा इमूवेबल एसेट्स जो हैं, अब प्लांट के अलावा भी तो इमूवेबल एसेट्स होते हैं, प्लांट मिल्स के अलावा इमूवेबल एसेट्स कौन से हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, ये भी तो इमूवेबल है, यही होते हैं ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, यही इमूवेबल होते हैं, बाकी एसेट्स तो मूवेबल होते हैं। ओके, तो ये तीनों ही बेसिकली तो इमूवेबल लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते थे, प्लांट और बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब प्लांट के बारे में उसने एडिशनल बात क्या कह दी, एड्रेस। ठीक है, और इमूवेबल के बारे में क्या कह रहा है, सिर्फ आप उसकी लोकेशन और एरिया बताओ। अब लैंड ना, जैसे लैंड है तो उसका एरिया बता रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बना हुआ होगा, इसके लिए आप तशरीफ़ लाएं, याद रहेगी वैसे ये बात। अब प्लांट के बारे में क्या बताना है, प्लांट के बारे में क्या बताना है, लोकेशन और एड्रेस, और बाकी सारे इमूवेबल के बारे में क्या बताना है, लोकेशन और एरिया। ठीक है, वहाँ पे एड्रेस उसने नहीं कहा। ठीक है, अब अगर आप अपने इन डिस्क्लोजर्स में आए ना, तो पीपीई के नोट के नीचे ये लगा हुआ है, ये देखें, पार्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्होंने अब कहीं पे प्लांट अलग से नहीं किया, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये देखें, ये इन्होंने यहीं पर ही शो कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या होती है, प्लांट ही तो लगा होता है। बोलो, पेज नंबर 593 पर तशरीफ़ लाएं। ये बेसिकली पीपीई के नोट की दुम बन जाता है। हमने पीपीई के नोट की दुमें पढ़ी हुई हैं, वो लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलां डेट बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, तो इतनी बुक वैल्यू होती, और मूवमेंट ऑफ सरप्लस ये है। ये जो सब नोट्स थे, ये जो दुमें थी पीपीई के नोट की, ये IAS 16 ने कही थी लगानी है। ठीक है, कंपनीज एक्ट जो है अब दुमें वो लगा रहा है। ठीक है, तो पहली दुम क्या लगवाई कंपनी एक्ट ने, अपने इमूवेबल एसिड्स का लोकेशन और एरिया बताओ, जैसे लैंड का एरिया है, और अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, अपने प्लांट के बारे में क्या बताओ, लोकेशन और एड्रेस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इकट्ठा डाल दिया, डिस्क्लोज ही करना था ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग है जी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शेखुपुरा में, एरिया भी साथ ही बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग कबीरवाला में, ये एरिया साथ आ रहा है। पोर्ट कासिम फैक्ट्री है, ये एरिया आ रहा है। मिल्क कलेक्शन सेंटर, ये अब क्या है, ये लैंड एंड बिल्डिंग ही है। ठीक है, भवाना के अंदर ये 1 एकड़ है। मिल्क कलेक्शन सेंटर, मिल्क सेल्स ऑफिस, जनरल पर्पज, तो ये क्या बता दिया इन्होंने, पर्टिकुलर्स। कौन से पर्टिकुलर्स, क्या क्या बताया उन्होंने जी, लोकेशन और एड्रेस और एरिया। अच्छा, अब लोकेशन और एरिया था इमूवेबल के लिए, अब भाई सही है, लोकेशन और एरिया था इमूवेबल के लिए, और लोकेशन और एड्रेस था प्लांट के लिए। अब इन्होंने एड्रेस ना कहीं और लिखा होगा, इसीलिए यहाँ पे एड्रेस नज़र नहीं आ रहा, आपने बस ऐसे ही याद रखना जैसे आपको पढ़ा दिएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 593 के ऊपर नोट नंबर, तो पेज 593 नोट 10.1। ठीक है जी, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, जिसको एकड़ और कनाल का पता है उसके सामने एकड़ होगा तो वो कनाल में कन्वर्ट कर लेगा, वो मरलों में कर लेगा, वो सरसाइयों में भी कर लेगा। एरिया लिख दिया है ना कोई एरिया तो लिख दिया, मरले में लिख देगा तो जिसका दिल एकड़ में करेगा वो एकड़ में कर देगा उसको। ठीक है, हेक्टेकर्स में कर सकते हैं, ऊपर चले जाएं। ठीक है, मुरब्बों की शक्ल में आप गिनो, वो वहाँ पे लिखा हो, कनालों की शक्ल में, तो एरिया बता दिया, आपका दिल करे जैसे आप वैसे बोलो। ठीक है, ये सही है। तो ये जी जनरल इन्फॉर्मेशन है हमारी। जनरल डिस्क्लोजर्स क्या हैं जी, जनरल डिस्क्लोजर्स क्या हैं जी, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी अपने
बिजनेस यूनिट्स, मिल्स और प्लांट्स के बारे में क्या बताओ, उनकी लोकेशन और उनका एड्रेस। और सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आपने क्या बताना है कि उसकी लोकेशन क्या और उसका एरिया, जैसे लैंड का एरिया होता है वो बताओ। फिर उसके बाद आपने कैपेसिटी ऑफ प्लांट बतानी है, प्रोडक्शन कितनी की, और कोई रीज़न ऑफ शॉर्टफॉल है तो वो बताना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयड रहे, एवरेज भी बताओ, और एज ऑन क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट आपके पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं वो भी बताओ। एवरेज कैसे निकालते होंगे, हर दिन के जो डेली वेजेस होते हैं ना, तो हर दिन का हिसाब कर लेते होंगे या हर हफ्ते का, वैसे हर दिन का ही है। कंपनी एक्ट तो खामोश है, तो एवरेज नॉर्मली ऐसे ही हो सकता है, हर दिन के एम्प्लॉइज़ गिनो और उसको डिवाइड बाय 365 करके एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बताओ, ठीक है। और आखिरी क्या था जी, लोकल रिश्तेदारों जिनके साथ आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, लोकल जानने वाले, लोकल एसोसिएट्स जिनके साथ आपने ट्रांजैक्शंस की हैं ड्यूरिंग द ईयर, उनके बारे में क्या बताना है, उनका नाम, उनके साथ ताल्लुक और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। और इससे आगे जाकर ये ज़रा अलग है, लेकिन असल में देखें ना, मसला ये ना कि यहाँ पर चल रही थी कहानी, ये पॉइंट 1 था जनरल इन्फॉर्मेशन, और उसी के अंदर ये पॉइंट 2 था, तो ये इसी तरह साथ मिला के पढ़ना है। बीच में थोड़ा सा डाटा आ गया, तो हमने बीच वाले नोट्स यहाँ से नहीं पढ़े, हमने बीच वाले नोट्स अपने रेफर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अपने फॉरेन एसोसिएट्स के साथ जिनके साथ आपने ट्रांजेक्शन की, उनके बारे में क्या बताना है, नेम, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ताल्लुक और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे नोट्स आप पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें, मुझे तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये हम वहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, देखो ना, लोकेशन, यूजेज, एरिया, तो वहाँ पे देख लिया ना हमने, अब कहाँ कहाँ देखे, प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे भी बना हुआ है, हमने वहाँ देख लिया। अब बार बार कैसे हम करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, ये सब कुछ वहाँ देख कर आ रहे हैं। एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स, ये कॉमन लग रहे हैं, लोकल लग रहे हैं, ठीक है। ये बस ठीक है, मेरे ख्याल में तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे नोट्स हमने अपनी फाइनेंशियल के साथ रेफ़र करके देख लिए, ठीक है। तो जनरल डिस्क्लोजर अब याद हो गए, ये ऐसे ही याद करने, अब याद हो तो गए, इसको छोड़ो, इधर मेरी तरफ देखो, ऐसे ही याद कराना है। आज ताज़ा ताज़ा सुबह सुबह बुलाया आप लोगों को डिस्क्लोजर याद कराने के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले अपने मिल्स प्लांट्स के बारे में बताओ, एड्रेस और लोकेशन। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, लोकेशन और एरिया। उसके बाद इधर नहीं देखना, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बताओ, एवरेज कितने रहे और क्लोजिंग कितने हैं। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ प्लांट बताओ, कितनी प्रोडक्शन की वो बताओ, और जो शॉर्टफॉल का रीज़न है वो बताओ। उसके बाद लोकल जो एसोसिएट्स हैं जिनके साथ आपने ट्रांजैक्शंस की ड्यूरिंग द ईयर, उनका नाम, उनके साथ ताल्लुक और शेयर होल्डिंग बताओ। और छठी बात, जो फॉरेन एसोसिएट्स हैं जिनके साथ आपने ट्रांजैक्शंस की, उनका नाम, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन और ताल्लुक, और जो है वो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। अगर कोई परसेंटेज, ज़रूरी नहीं है कि एसोसिएशन परसेंटेज शेयर्स ही लिए हो, तो इसीलिए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग एसोसिएशन की बेस नहीं है, कॉमन डायरेक्टरशिप भी तो है, तो कोई भी बेसिस है आपकी, और अगर परसेंटेज है, शेयर होल्डिंग आपने की हुई है, तो परसेंटेज भी बता दो, ठीक है। तो इसकी पिक्चर ले ले। वैसे तो आप अपने पास लिख रहे हैं, पिक्चर लेने की तो ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में ये बातें आप अगर साथ लिख रहे हैं तो पिक्चर में लें, ठीक है, बेहतर यही है। ये मैंने इसलिए नहीं काटा कि अभी मैंने ये कहीं से आपको करवाया नहीं है, इसलिए ये पढ़ा रहे अभी, कहीं से हो गया तो ठीक है, वरना फिर यहीं से देख लेंगे। ओके, वैसे हो जाना है और जगहों पे ये भी, ठीक है, चलें। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट थिंग इज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ किसे कहते हैं जी? आपको बड़े भाई ने कहा बाइक ले जाना, आज संडे है तो मैंने नहीं जाना कहीं, तुमने क्लास ले जाना, तुम बाइक ले जाना। ये क्या है? ये आपको मोटरसाइकिल अवेलेबल है, ये डिस्क्लोज़ नहीं करना। हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ उसके बाइक पे बैठ के आ गए और अपना बाइक नहीं लाए, तो आपको अपनी फाइनेंस में लिख कर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि बड़े भाई ने बाइक अवेलेबल किया था, लेकिन वो हमने फैसिलिटी यूज़ नहीं की, ठीक है। क्या है जी क्रेडिट फैसिलिटीज़ का नोट? जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं लोन वगैरह, लोन वगैरह। अवेलेबल टू द कंपनी, अवेलेबल टू द कंपनी, इसको भी ना पढ़ें। एंड नॉट अवेल्ड एट द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। वो लोन वगैरह की फैसिलिटी, बैंक ने कहा हुआ था लोन ले लें, जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है, लेकिन आपने वो अवेल नहीं की हुई, तो सिर्फ अपने डिस्क्लोज करके बताना है। कंपनीज एक्ट कहता है
ठीक है। ये नीचे जो लाइन है ना येलो और ग्रीन, ये मैं भी पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, अगर आप लोगों का हाजमा यहाँ तक दुरुस्त रहा तो 4th और 5th स्केड्यूल क्या है, ठीक है। तो ये मतलब लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लग रही हैं ये सारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है। तो ये क्या है जी, ये डिस्क्लोजर क्या है जी, कि आपने कोई क्रेडिट फैसिलिटी आपको अवेलेबल थी लेकिन आपने ईयर एंड पर उसको अवेल नहीं किया हुआ, तो डिस्क्लोज करो, ठीक है। बीच में क्या लाइन लिखी हुई है, जो ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल होता है ना, क्या मतलब, आप उधार पे चीज़ें उठाते हैं, एक बंदे के साथ आपका बिजनेस रिलेशन है, आप उधार पे चीज़ें उठाते हैं और फिर उसको कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे दे देते हैं, जैसे बिजनेस चल रहा होता है, क्रेडिटर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपका जिसके साथ ये बिजनेस रिलेशन है, जो आपको उधार पे चीज़ें देता है तो ये भी एक आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। वो पैसे नहीं देता, चीज़ें देता है ना उधार पे, बोलो। वो कहता है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली क्रेडिट फैसिलिटी है, इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो डिस्क्लोज क्या करना है, जनरल नेचर, ठीक है, जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू कंपनी एंड नॉट अवेल्ड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपको ट्रेड क्रेडिटर अवेलेबल हैं तो आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना। गॉट इट। चलें आगे। उसके बाद है जी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड आफ्टर इनिशियल और सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग फॉर सिक्योरिटीज और इश्यूएंस ऑफ डेट। यार ये आप पब्लिक ऑफरिंग सिक्योरिटीज, क्या मतलब, सिक्योरिटीज की पब्लिक ऑफरिंग क्या होगी, शेयर्स इशू किए हैं आपने लोगों से, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, या डेट इंस्ट्रूमेंट है तो ये क्या है, आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो आपकी एंट्री होगी कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसे ही है ना। तो ये जो आपने कैश लोगों से लिया है, इनको लोगों को कैश, जो लोग कैश आपको देकर गए हैं, इनको कोई ना कोई सब्ज बाग तो आपने दिखाए होते हैं ना, बोलो। ये जो IPO वगैरह होता है, आप तो FAR 2 में पहुंच गए हैं, आप कंपनी लॉ वगैरह बहुत कुछ पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। आपको पता ही है ये प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो है वो कहा जाता है कि हमने ये करना है और ये करना है, और वो प्लान्स शेयर किए जाते हैं, ठीक है। और लोगों को कहा जाता है आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने इशू की हैं आफ्टर कोई भी पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल और सेकेंडरी हो, ठीक है, आफ्टर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, तो उसके जिस जिस जो सब बाग दिखाए थे ना कि ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, ठीक है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपने डिस्क्लोज करनी है कि आपने उन पैसों को कहाँ यूज़ किया। यूज़र को बताओ कि भाईजान आपका पैसा महफूज हाथों में है, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। जाहिर सी बात है 2-3-4 साल लगते हैं ना एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो भी हम कर रहे हैं, हमारे प्लान्स जैसे थे हम वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताओ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, क्या बताओ जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एज डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस या ऑफरिंग डॉक्यूमेंट विद रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन यूज, with regard to use of proceeds raised shall be disclosed it till कब तक till full implementation of such plans। भाई बात समझ आ गई, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन कब बताना है आपने, अगर कोई पब्लिक ऑफरिंग करके लोगों से पैसा इकट्ठा किया है तो जो प्लान्स आपने प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो प्लान शेयर किए थे, उन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्क्लोजर दो। कब तक, जब तक पूरी इम्प्लीमेंटेशन हो ना जाए, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लोगों को बताते रहो डिस्क्लोज करके। बात समझ आती है, ये ऐसे जनरल से डिस्क्लोजर से, ठीक है जी। तो अब आगे ये स्पेसिफिक है, ये भी पढ़ ले चलें। एक नोट मैं छोड़ के चला गया था बीच में जब हम नोट्स पढ़ रहे थे, यहाँ से हमने नोट्स शुरू किए थे, देखो 24 तक रेफर्ड नोट्स थे, याद है। ये जो जनरल डिस्क्लोजर्स है ना सारे के सारे, ये कहीं से रेफर नहीं हो रहे थे। रेम्यूनरेशन वाला P&L का था, उसके बाद ट्रांजैक्शन रिलेटेड ये जनरल शुरू हो गए। फॉरेन रिश्तेदारों का बताओ, लोकल रिश्तेदारों का बताओ जिनके साथ ट्रांजैक्शंस की, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और शॉर्टफॉल की रीज़न बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताओ। उसके बाद साथ ही साथ ये बेसिकली क्या है, कोई आपने फॉरेन है ना, फॉरेन जी, फॉरेन कंपनी के अंदर, फॉरेन कंपनी कोई है जिसको आपने कोई लोन दिया हुआ है,
गिवन लोन है ना, क्योंकि एसेट साइड अब जिधर चले लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट, तो अगर किसी फॉरेन कंपनी को आपने लोन दिया हुआ है तो आपका लोन रिसीवेबल होगा, ठीक है, या फिर आपने उनको कोई एडवांस दिया हुआ है, एडवांसेस फॉरेन कंपनी को, एडवांसेस लोन रिसीवेबल्स एडवांसेस, या तीसरी चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पर, कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, बाहर शेयर्स खरीद रखे हैं, फॉरेन सब्सिडरी भी हो सकती है और ठीक है उससे कम भी हो सकती है। तो फॉरेन कंट्री में आपने किसी को लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, या कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। इन केस वेयर कंपनी हैज़ गिवन लोन्स और एडवांसेस और हैड मेड इन्वेस्टमेंट बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन फॉरेन कंपनीज और अंडरटेकिंग्स फॉर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। कौन से पहले पढ़ के आते, ये जो 27 में छोड़ गया था ना, ये असल में यही था, सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पर नोट मेरे पास अवेलेबल इस कंपनी के अंदर, मतलब हमने किताब में डाला उस वक्त यही था कि सिर्फ सब्सिडरीज है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ये लगती तीनों चीज़ों के ऊपर है। अगर आपने कहीं पर किसी को बाहर की कंपनी को लोन दिया हुआ है, किसी को एडवांस दिया हुआ है, या कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये सारी बातें इन तीनों के लिए असल में हैं। ये कंपनीज एक्ट इन तीनों के लिए लिखा हुआ है। इस कंपनी के ऊपर सिर्फ अब उन्होंने एडवांस नहीं दिया होगा, किसी को लोन किसी को नहीं दिया होगा बाहर कंपनी में, इसलिए सिर्फ सब्सिडरीज की बात आ रही, ठीक है। तो फॉरेन सब्सिडरीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये क्या था, ये नहीं था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाबर अली फाउंडेशन जो है वो सब्सिडरी, ये तो लोकल थी, सॉरी, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ये नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी ना, ये नहीं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी है जिससे आपने जो है वो कर लिया। असल में तो ये क्या है, एसोसिएट्स के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आपने शेयर्स खरीदने हो। मैंने वो कहा था कोई भी बेसिस ऑफ एसोसिएशन हो सकती है। कॉमन डायरेक्टरशिप भी तो क्या है, कॉमन होल्डिंग कंपनी है, हमारी कोई शेयर होल्डिंग नहीं उस कंपनी में, लेकिन बाप एक है, दो भाई हैं, ठीक है। अब आपस में जो ट्रांजैक्शंस की हैं जिनके साथ जो एसोसिएट है, यहाँ पे वो डिस्क्लोजर की बात हो रही थी। यहाँ पर प्योरली किसकी बात करेंगे, वो अगर आपने बाहर कोई अपना पैसा लगाया हुआ है। असल में बाहर पैसा कैसे लगाया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, या इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या क्या बताओ। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताओ। बेसिस ऑफ एसोसिएशन क्या है जी आपकी, ये क्या लगती क्या है ये कंपनी, बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताओ जी। सब्सिडरी है, एनेमोने होल्डिंग जो है वो हमारी सब्सिडरी है। फ्लेक्सिबल पैकेजेस ये सब्सिडरी है, और पैकेजेस लंका ये सब सब्सिडरी है हमारी, ठीक है। तो क्या बताया हमें सबसे पहले, बेसिस ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन या जुरिस्डिक्शन जी, ये मॉरिशस में है, फ्लेक्सिबल साउथ अफ्रीका में है, और लंका पैकेजेस जो है वो श्रीलंका में है। इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग सारी हमारी, और ये मोर देन 50% हमारी। कंपनीज शेयर होल्डिंग कैसे है भाई, अब आपके सिलेबस से बराबर की बात हो जाएगी, ठीक है। आपने सिर्फ यही पढ़ रखा है कि आपने किसी की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग की हुई हो, ठीक है ना। तो सब सब्सिडरी भी तो आपकी जो है वो मतलब सब्सिडरी बन सकती है, लेकिन वो सिलेबस की बात नहीं। बहरहाल उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कंपनी शेयर होल्डिंग कैसे है, डायरेक्ट है, अच्छा, एनेमोने 100% ओन्ड है, और आगे उसने फ्लेक्सिबल के जो है वो 63% शेयर्स खरीदे होंगे, या जैसे भी ये परसेंटेज निकली है। बहरहाल ये शेयर होल्डिंग जो हमारी है फ्लेक्सिबल पैकेजेस की, ये थ्रू एनेमोने है। एनेमोने जो है वो हमारी 100% ओन सब्सिडरी है, ठीक है। एनेमोने जो भी नाम कर लें, मैं तो ऐसे ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को सुबह सुबह संडे पे ज़रा फ्रेश रख रहा हूँ। नेक्स्ट, ये क्या है जी, ये डायरेक्ट ही है इतने %। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ, फॉरेन करेंसी में भी और लोकल करेंसी में, फॉरेन करेंसी में भी और लोकल करेंसी में भी। जी, हमने एनेमोने में $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इसमें कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके थ्रू किया हुआ है। और इसमें ओहो रुपीज़, श्रीलंका की करेंसी भी रुपीज़ ही है, पूरा रुपीज़ लिखते हैं मेरे ख्याल में वो, ठीक है ना। तो ये करेंसी भी रुपीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी के अंदर है, ओके। और यही अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करके लोकल करेंसी के अंदर भी है। तो ये रुपीज़ पाकिस्तानी है, ये रुपीज़ लंकन है, ओके। परेशान ना हो जाना कि ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी बातें कही जी। बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताओ, जिस मुल्क में है उस मुल्क का कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताओ,
इफेक्टिव परसेंटेज बताओ। ये इफेक्टिव परसेंटेज क्या होती है, ये शायद इसके केस में होती है, आप छोड़ें, आपसे ऊपर की बात है, बस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बताओ। और ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, किस तरह से कंपनी की शेयर होल्डिंग है ये बता दो। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ, लोकल और फॉरेन दोनों में। उसके बाद क्या बताओ, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर विच इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है। अब देखो ना, इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहा ये तो लोन और एडवांस भी हो सकता है ना, तो कोई टर्म्स कंडीशंस अगर आपकी हैं तो वो भी बताओ। आखिर नहीं कर दी इन्होंने, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो सही, सारी बातें बताओ, टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ। और जी इधर तो अनकंडीशनल है, और इधर तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और यहाँ पे भी अनकंडीशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, कोई कंडीशन नहीं है। लिटिगेशन अगेंस्ट द इन्वेस्टी, अगर आपकी जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके खिलाफ कोई केस हुआ है तो उसके बारे में बताओ। जाहिर सी बात है भाई, वहाँ हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो अगर आपने वहाँ कोई जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पर उनके खिलाफ अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो वो बताओ। नहीं जी, कोई नहीं है। नेक्स्ट, अगर इन्होंने आपके पैसे में कोई डिफ़ॉल्ट किया है या ब्रीच किया है रिलेटिंग टू फॉरेन इन्वेस्ट, कोई डिफ़ॉल्ट या ब्रीच हो गया है तो वो बताओ। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत शरीफ सब्सिडरीज है हमारी। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये आपने क्या बताया, ये आपने ये बताया। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि आपने लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स अगर फॉरेन कंट्रीज में की हुई है, फॉरेन कंपनी में की हुई हैं, इन केस वेयर कंपनी हैज़ गिवन लोन से मुझे पता लगा कि ये एसेट साइड है, हैज़ गिवन लोन और एडवांसेस और हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन फॉरेन कंपनीज और अंडरटेकिंग्स फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। नेम ऑफ कंपनी, name of company or undertaking along with jurisdiction where it is located, name and address of beneficial owner of investee company, name and address of, ये तो हमारा है ना, ठीक है। उसके बाद अमाउंट कितनी है, बोथ इन लोकल एंड फॉरेन। टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ, थोड़ा सा कर ले बस, याद तक इतना रह जाए। टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर ठीक है, उन्होंने अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव लिखा हुआ, उन्होंने नहीं किया हुआ, कहीं और लिखा हुआ होगा। डिटेल्स ऑफ ऑल लिटिगेशंस अगेंस्ट इन्वेस्टी कंपनी जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। एनी डिफ़ॉल्ट और ब्रीच रिलेटिंग टू फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट, कोई डिफ़ॉल्ट या ब्रीच है तो बताओ। और गेन या लॉस इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो भी बता दो। तो ये दो चीज़ें ज़रा इजाफी हो गई, ठीक है, जो आपने वहाँ पे देखी थी। नेम, जुरिस्डिक्शन तो आपने देख लिया था, और अमाउंट ऑफ लोन दोनों में, लोकल में और फॉरेन में, टर्म्स एंड कंडीशंस, और डिटेल ऑफ लिटिगेशन, एनी ब्रीच। अब ये क्या है, ये एडिशनल है थोड़ा सा, जो बेनिफिशियल ओनर है, वैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि हमारी डायरेक्ट ओनरशिप है, तो बेनिफिशियल ओनर हम खुद ही हैं, ठीक है, और ये एनी ओन के थ्रू है और वो हम 100% ओन कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, तो ये है, ये हमारा इंटरेस्ट ही बताया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस, ये चीज़ नज़र नहीं आई। अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव या वो बताओ, वो कहीं और डिस्क्लोज होगा ना, जैसे वो मतलब कि अदर इनकम के अंदर उन्होंने इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम, इससे आने वाले डिविडेंड को लिखा होगा या जो भी होगा, कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होगा, ऐसे नहीं हो सकता। एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस ये लिखा तो हुआ है, कहीं और लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा हो तो कहीं और लिखा होगा, लिखा ज़रूर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या बता दिया, ये कंपनी है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस है, मेरे ख्याल में कंट्री बता दी है, ठीक है। अब इसका एड्रेस यहाँ पे नहीं है तो ये कहीं ना कहीं और लिखा होता है, लिखा तो चीज़ें पूरी की जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे अभी हम देख कर आ रहे हैं, पीछे एक प्लांट का नोट था, हो सकता है ऐसा 2-3 कंपनी से उठाकर ये नोट्स यहाँ डाले गए हैं ना, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान और पूरी कर दी जाए, ठीक है। किसी के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, दूसरी कंपनी का दूसरा नोट बेहतर था, तो इस तरह से पैकेजेस और नेस्ले की मिला जुला कर यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एड्रेस उसने कहा है नहीं लिखा हुआ तो कहीं और लिखा ज़रूर होगा। कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर नहीं मिस कर सकते, पूरी एक चेकलिस्ट होती है। जब आप ऑडिट करने जाते हैं ना तो आपकी चेकलिस्ट होती हैं, आप उन चेकलिस्ट को, और बीइंग एन ऑडिटर आप उनको चेक करके उनको टिक कर रहे होते हैं कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के जो डिस्क्लोजर्स हैं क्या उन्होंने कहीं किए हुए डिस्क्लोज, वो कहीं भी डिस्क्लोज कर दें। क्या पाबंदी है कि वो जनाब ये जो नोट बना है इसी के अंदर ही लिखेंगे, कहीं और लिख देंगे, वो कहें भाई लिखा तो हुआ है, पढ़ने वाले पढ़ लें, ठीक है, सही है ना। चैलेंज, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे जी, कौन सा पेज है, पेज नंबर 600। ये मुझे कहीं नज़र नहीं आए, ये मुझे कहीं नज़र नहीं आया, ठीक है, चले खैर, पेज नंबर 600 और नोट नंबर 27 और पेज 565, 566 है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है जी।
तो बेटा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये आप पढ़ते जाते हैं ना, आपको याद होती चली जाती है। जी बिल्कुल कर सकते हैं बगौल उसके। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसने ये तो नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने जो है वो 30% की है, 20% की है, ठीक है। आपको क्या हो गया, पार्ट 2 शुरू करना है, अभी किया क्या हमने? अच्छा ऐसा है, यूं कर लेते हैं कि ज़रा 5-10 मिनट और कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो 1 घंटे की क्लास मेरे ख्याल में नहीं हुई, 50 1 घंटा तो होने दो यार कम से कम। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अगले कुछ नोट्स हैं, ये भी देख ही लो, मैंने आपको पहले ही दिखाए हुए हैं। ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, ये देखो, ये आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा, क्या है? अभी आई स्टैंड में पढ़ के हैं 2 दिन पहले, मैंने पैकेजेस की फाइल खोल कर दिखाई थी। डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इश्यूएंस, ये इसलिए लिखते हैं ताकि यूजर को पता हो कि कौन से इवेंट्स कहाँ तक के, किस डेट तक के इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, अगर वो हमारे साल से रिलेट करते थे, ठीक है। तो डेट ऑफ ऑथराइजेशन, ये इससे अगला सफ़ा है, पेज नंबर 601। द फाइनेंशियल ऑथराइज फॉर इश्यूएंस ऑफ 26 फरवरी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हैं? ये वो जो डिविडेंड अनाउंस किया इन्होंने, डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग ऑन 26 हैव अप्रूव्ड फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14। अब 14 वाले साल का अप्रूव किया है, ठीक है। ये 15 में पे होगा, ठीक है। पिछले साल का आ गया, अमाउंटिंग टू इतने रुपए फॉर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन एजीएम, और फाइनेंशियल डू नॉट रिफ्लेक्ट दिस डिविडेंड, जाहिर सी बात है। इसके अलावा भी कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि मिसाल के तौर पे आफ्टर ईयर एंड कोई इवेंट ऐसा आया है जो एग्जिस्ट नहीं करता था बैलेंस शीट डेट पर, लेकिन मटीरियल डिस्क्लोज करो, तो यहाँ पर डिस्क्लोज कर दो सब्सिक्वेंट इवेंट, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इनका और कोई नहीं है, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग हम अलग से, बल्कि अभी इत्तेफाक से रिवाइज भी किया है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर अप्लाई हो रही हो, लिस्टेड कंपनी पे लगती थी ना, तो उसका नोट भी यहाँ पे आप बना सकते हो, वो हमने अलग से बनाना सीखा हुआ है। ओके, सही है। अच्छा, अब ज़रा कुछ यहाँ पर अब एक काम करना है। लास्ट टाइम एक बच्चे का मशवरा ये आया था, जिसको फिर हमने फॉलो कर लिया था कि देखें ना जी, आपके ये, हाँ आपने ना हमें इनके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। ये हम हर वक्त देख रहे हैं। तो आप जो भी डिस्क्लोजर पढ़ाएं ना कंपनीज एक्ट का, जैसे अब आज हमने मतलब करना है अभी सेकंड पार्ट के अंदर शेयर कैपिटल का नोट बनाना है, तो शेयर कैपिटल का नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो आप जो सवाल करवाएं ना, जो भी सवाल करवाएं, उसमें जो नोट नंबर डालें वो वही वाला डाल देना, हमें और आसानी हो जाएगी, ताकि हमें ये पता हो नोट नंबर 3 फलां क्वेश्चन होगा ना बेटा, उसमें नोट का कोई नंबर तो होता है ना, जैसे ये नंबर लगे हुए हैं, तो नोट कुछ भी नंबर लगा सकते हैं हम नोट बनाते हुए। तो वो क्या कर दें, जो इधर नंबर लगा हुआ वही लगा दें। यानी अगर आप शेयर कैपिटल का नोट बनाएं तो नोट नंबर 3 उसका नाम रखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन का नोट बनाएं तो नोट नंबर 4 नाम रखिएगा उसका। ऐसे ही अभी जो मैं पढ़ाने लगा हूँ, जैसे कि आप ट्रेड डेट्स का नोट बनाएं तो उसको नोट नंबर 14 रख देना। ये इस तरह से थोड़ा सा तो ये कर लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, तो अभी ज़रा हम पढ़ते हैं फ़िलहाल, तो इससे आगे बढ़ें तो फॉरेन डेट्स, फॉरेन ट्रेड डेट्स, फॉरेन जो ट्रेड डेट्स बन जाए, डेटर्स, अच्छा फॉरेन डेटर्स की बात हो रही है जी। फॉरेन डेटर्स के बारे में क्या करना है? इन केस वेयर कंपनी हैज़ मेड, ये जी पेज नंबर में वापस आ गया हूँ 566 पे। इन केस कंपनी हैज़ मेड एक्सपोर्ट सेल्स, फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स। अच्छा, ये जो है ना, नेम ऑफ कंपनी इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी और नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज, रिलेशनशिप कोई भी है, और डिफ़ॉल्ट की अमाउंट। यानी कि अगर आपने बाहर के मुल्क में चीज़ें बेची हुई हैं उधार पे, तो वहाँ से आपको पैसे आने, बोलो। अब जानने वालों को, अगर आपने कोई चीज़ उधार पे बेची है, आपका कोई जानने वाला डेटर है, फॉरेन डेटर, कोई एसोसिएटेड कंपनी है, कोई एसोसिएट है आपका, कोई जानने वाला है, तो लाजमी नाम बताना है, उसका नाम लाजमी बताना है। और अगर अनजान है तो उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अनजान ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो फिर अनजान का नाम भी बताओ और डिफ़ॉल्ट की अमाउंट भी बताओ, ठीक है। तो ये किसके बारे में आ गया? ये पहला पॉइंट आ गया जानने वाले के बारे में, कि फॉरेन डेटर अगर कोई जानने वाला है तो बताओ, जानने वाला है तो बताओ। और अगर फॉरेन डेटर जानने वाला नहीं है तो उसका नाम नहीं बताना। देख लो, इन केस वेयर कंपनी हैज़ मेड एक्सपोर्ट सेल्स,
फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स, यानी कि डेटर्स जो रह गए हैं अभी। क्या बताओ? नेम ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी, जानने वाला है तो उसका नाम बताओ। और नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज, रिलेशनशिप इफ एनी, अगर है तो बता दो, नहीं भी है तो बताना है। भारत रिलेशनशिप अगर कोई है, यहां पे क्या लिखा हुआ? रिलेशनशिप इफ एनी, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप भी बताओ, नहीं है तो तब भी नाम बताओ। लेकिन जो डिफॉल्ट कर जाए वो अनजान भी हो तो बताना है, जानने वाला है तो नाम से बताएंगे, वो भाई वो फलां रिश्तेदार हमारा है वो डिफॉल्ट कर गया, और जानने वाला नहीं है तो बता देंगे जी कोई और बंदा है लेकिन डिफॉल्ट कर गया। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, जानने वाले के लिए भी और अनजान भी। तो अनजान के बारे में सिर्फ तब बताना है जब वो डिफॉल्ट करे। ठीक है, और जानने वाला है अगर डेटर आपका तो बताना ज़रूरी है, डिफॉल्ट करे तो फिर तो ज़ाहिर है बताना ही है। ठीक है, तो फॉरेन डेटर्स के बारे में ये दो बातें याद रखें। ठीक है, अगर वो फॉरेन डेटर्स में कोई आपका एसोसिएट है तो उसका नाम बताओ, और अगर एसोसिएट नहीं है तो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और अगर डिफ़ॉल्ट कर गई है कोई पार्टी तो फिर चाहे वो जानने वाला है चाहे वो अनजान है, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी का नाम भी बताओ और डिफ़ॉल्ट की अमाउंट भी बताओ। पढ़ना यहां से पढ़ लो। इंक्लूडेड इज इन ड्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर इज एन अमाउंट ऑफ इतने, रिसीवेबल फ्रॉम ABC शू कंपनी पीरू अगेंस्ट एक्सपोर्ट सेल्स मेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी मेड एक्सपोर्ट सेल्स अमाउंटिंग टू इतने टू ABC शू कंपनी। अच्छा, अब उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ABC शू कंपनी रिश्तेदार है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट का कोई नहीं है तो इसका मतलब किसी ने डिफ़ॉल्ट फॉरेन डेट्स में से नहीं किया, तो फिर जाहिर बात है ये जानने वाला ही होगा, वरना तो हम वैसे किसी बंदे का नाम लेकर लिखते ही नहीं है। ठीक है ना, तो फॉरेन डेटर्स की जो डेटर्स का जो नोट होगा, जैसे हमने बनाना सीखा था वो BSZ लिमिटेड में बनाया था ना, सिक्योर्ड गुड अनसिक्योर्ड गुड अनसिक्योर्ड डाउटफुल टोटल लेस प्रोविजन, और फिर प्रोविजन का जो है वो मूवमेंट थी, उसी की दुम के तौर पे अगर फॉरेन है ना, फॉरेन तो वो आपने अलग बताने होंगे, बताते हैं आप। फॉरेन डेटर्स कोई डॉलर में थोड़ी आ रहे होते हैं, आपने IS-21 पढ़ा हुआ है ना, तो आप उनको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ईयर एंड के ऊपर रुपीज़ भी नजर आते हैं, तो आपके फॉरेन डेटर्स होंगे, लोकल डेटर्स होंगे। तो फॉरेन डेटर्स की दुम के तौर पे, यानी कि आप उसी नोट के अंदर सब नोट के तौर पे अगर कोई फॉरेन डेटर्स में आपका रिश्तेदार पड़ा है तो उसका नाम लिख के बताओगे, और अगर आपका रिश्तेदार नहीं है लेकिन कोई फॉरेन डेटर डिफॉल्ट कर गया, रिश्तेदार है या नहीं है, फिर लाजमी बताना है उसका नाम भी और उसकी डिफॉल्ट की अमाउंट। ठीक है, कंपनीज एक्ट, बहुत सारी बातें देखो आपको नहीं पता लग रही हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फिर जानने वाला ही है, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो फिर इसका नाम हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको छोड़ें, ये मेरे ख्याल रिपीट हुआ है, सेम टू सेम है ये, चलो जो भी है, बैंक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो बस। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आपको अंदाज़ा मिल गई। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़, कुछ कंपनीज होती हैं जो ये दावा करती हैं कि हम शरीयत को कंप्लाई कर रही हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं। कंपनीज एक्ट कहता है ऐसे नहीं, फिर अगर आप शरिया कंप्लाइंट हैं तो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। लास्ट टाइम ये बच्चों को मैंने थोड़ा सा आसान करके दिखाया था, मैं ज़रा वो आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। लास्ट टाइम भी बच्चे पढ़ते होते थे, पता है आपको, सिर्फ आप ही नहीं है कोई अकेले आए हुए जो पढ़ते हैं। ये देखें, ये सारा कुछ ये बच्चों ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। ओए होए होए, ये उन्होंने लास्ट टाइम किया था डोनेशन वाला। ये बेसिकली ना, ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं इनको ये डिस्क्लोजर्स देने हैं एडिशनल। ये पॉइंट्स हैं, आगे तरतीब कोई नहीं है, मैंने वहाँ पे कलर करके ज़रा ग्रुपिंग कर दी ताकि आसानी से याद हो जाए। शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, कंपनी दावा करती है कि मैं शरिया कंप्लाइंट हूँ, तो वो फिर जो इस्लामिक मोड में लोन ऑब्टेन किया वो बताए। ये बैलेंस शीट का मतलब ये है कि ये कहाँ नज़र आएगा, बैलेंस शीट में, ये रेफरेंस है। ठीक है ना, डिस्क्लोजर ये लिखा हुआ है, जो कंपनी एक्ट ने जो कहा है ना वो ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी, तुमने दावा किया शरिया कंप्लाइंट कंपनी हो तो तुम जो लोन ऑब्टेन किया इस्लामिक मोड में वो बताओ, और जो मार्कअप उस पर पे किया है उस लोन पे वो बताओ,
और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज कहती तो हैं शरिया कंप्लाइंट हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई कन्वेंशनल लोन भी ले लेती हैं। तो अगर कोई ऐसा है तो फिर इंटरेस्ट पेड ऑन कन्वेंशनल लोन भी पीएनएल के अंदर जो है वो नज़र आना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि तुमने कोई कन्वेंशनल लोन भी ले लिया। अगर तुम्हारा दावा है कि तुम शरिया कंप्लाइंट हो तो बताओ कितना लोन तुमने इस्लामिक मोड में ऑब्टेन किया हुआ है, कितना मार्कअप उस पर पे किया हुआ है, ये पीएनएल में नज़र आएगा। और अगर कोई कन्वेंशनल लोन ले लिया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया है वो भी बताओ। तुम मजीद बताओ, अगर तुमने कोई बैंक डिपॉजिट किया हुआ है इस्लामिक मोड में और उस पर प्रॉफिट अर्न किया है, और अगर ऐसा हो सकता है कि आपने जो लोन लिया नहीं हुआ, उल्टा कन्वेंशनल बैंक को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आया है, तो शरिया कंप्लाइंट हो ना तो ठीक है, तुम अपने दावे के अंदर होते होगे, लेकिन ये चीज़ें बताओ ताकि अगलों को पता लगे कि शरिया कंप्लाइंट ही हो या नहीं भी हो। ठीक है, तो क्या बताना है, ये दो बातें, लोन कितना इस्लामिक मोड में ऑब्टेन किया, कितना उस पर मार्कअप पे किया होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज होती है। ठीक है, बहरहाल ये मोड फाइनेंसिंग की मोड है, नाम अकाउंटेंट्स वही यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक पूरी अब दुनिया है इसके अंदर, जब आप घुसेंगे इंशाल्लाह देखेंगे ये टर्म्स होती हैं बिजनेस की इस्लामिक मोड के अंदर, तो वो अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन वो ऊपर से बैठकर ऐसे ही लगता है कि नहीं ये है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे, ये तो वही है, वही नहीं होता। ठीक है, बहरहाल उसके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, वो बैठ के पढ़ने से, वो सब्जेक्ट है अलग से, वो अलग ही पढ़िएगा जब कभी आपने उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन करनी हो। फिलहाल जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, अगर आपने इस्लामिक मोड में कोई लोन लिया है, उस पर कोई मार्कअप पे किया है, या उसी के ऊपर इस्लामिक मोड लोन के ऊपर, ठीक है, या आपने कोई बैंक में डिपॉजिट कर दिया है इस्लामिक बैंक में, ठीक है, इस्लामिक मोड में कोई आपने पैसे पड़े थे उसमें डिपॉजिट कर दिए हैं और उस पर कोई प्रॉफिट अर्न किया है, उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न किया है, ये बताओ। और अगर आपने दावे के मुताबिक शरिया कंप्लाइंट थे लेकिन कोई कन्वेंशनल लोन ले लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, या कोई कन्वेंशनल लोन डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट रिसीव किया है, बताओ। बताने की बात हो रही, डिस्क्लोज करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं तो करें, लेकिन डिस्क्लोज करें, क्योंकि आपने क्या दावा किया हुआ है, हम शरिया कंप्लाइंट है। ठीक है, और मजीद क्या बताओ, जो रेवेन्यू आप कमा रहे हैं शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट्स से, जो आपके बिजनेस हैं, बताओ कि आपने रेवेन्यू अपने शरिया कंप्लाइंट बिजनेस से कहाँ, कितना, कौन से सेगमेंट्स हैं जिससे आप रेवेन्यू अर्न करें, करते क्या हैं, ठीक है, काम क्या आपका। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो गेन उस पर आपने कमाया, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो जिन इन्वेस्टमेंट से गेन कमाया है वो इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के अंदर ही की थी, आपने नहीं की थी तो वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सचेंज गेन एक्चुअल करेंसी का जो है वो भी डिस्क्लोज करो। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, जिसके अलावा सिर्फ एक रह जाता है पॉइंट 8, ये अलग से ही पड़ा, इसको मैंने कोई कलर नहीं लगाया। ये क्या है, रिलेशनशिप विद शरिया कंप्लाइंट बैंक्स। अगर कोई आपका शरिया कंप्लाइंट बैंक्स के साथ रिलेशनशिप है तो वो भी डिस्क्लोज कर दो। अब ये बातें याद हो गई, इतनी सी बात है। इधर देखो, ठहर जाओ, याद पहले कर लो फिर तस्वीर लेना। इधर देखो, इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। आप शरिया कंप्लाइंट कंपनी अगर आपका दावा है तो आप कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स दें। आपने कोई लोन ले रखा है इस्लामिक मोड में और उस पर मार्कअप पे किया है, या किसी को लोन दे रखा है और उस पर प्रॉफिट अर्न किया है, या आपने कन्वेंशनल लोन लेकर इंटरेस्ट दिया है या कन्वेंशनल डिपॉजिट करके इंटरेस्ट लिया है, ये बताएं। आपने जो रेवेन्यूज अर्न किए हैं वो आपके शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट से हैं, किस सेगमेंट से हैं ये बताओ। ठीक है, जो आपने गेन्स कमाए हैं वो इन्वेस्टमेंट्स आगे जो आपने किए हैं वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में थी, और वो एक्सचेंज गेन जो एक्चुअल करेंसी के ऊपर आया वो डिस्क्लोज करना है आपने। प्लस अगर शरिया कंप्लाइंट बिजनेस बैंक्स के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है तो वो भी डिस्क्लोज करें। ठीक है, ये बातें इसी तरह से लास्ट टाइम बच्चों को कही थी और याद भी करवाई थी, और इतनी दफ़ा नहीं, मैंने 4-5 दफ़ा करवाई थी क्योंकि ये याद हो जाए और निकलें। अभी एक दफ़ा दो दफ़ा करके क्यों बस कर रहा हूँ, रिसेंट अटेम्प्ट में अभी ये सवाल आ चुका है, रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर ये सवाल अभी आया। ठीक है ना, तो मतलब ये कि याद तो करा लिया थोड़ा बहुत, दोबारा भी तो आ सकता है, वो बनवा भी तो सकता है ये नोट। बच्चा जो सोचता है ना कि ये अब नहीं होना, वो तो लाजमी ही अक्सर हो जाता है। ठीक है, मैं वैसे ही आपको ज़रा पेपर ना दिखाऊं, पेपर अभी हमने करना है वैसे। ठीक है, अल्लाह करे पढ़ा हो, मेरे पास ये पढ़ा है। वैसे ही ज़रा नज़र डालते हैं इस पर, ऐसे ही ज़रा नज़र डालते हैं इस पर।
अब मुझे जल्दी में नज़र आ जाए, अल्लाह करे। ये किसका पेपर ओपन कर लिया आप? मुझे दिखा नहीं, आपने घर पे देखना है इसको, आराम आराम से देख लेते हैं। इंटेंजिबल का सवाल, ये देखें 3 नंबर का आया है, लिस्ट एनी 4 एडिशनल डिस्क्लोजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ शरिया कंप्लाइंट कंपनी लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स। तो इस तरह से मामला हो जाता है। अब वो 8-9 याद करवा के भेजे थे, तो 3-4 तो याद रह ही जाते हैं, 3-4 तो अभी भी आपको याद हो गए, ठीक है। तो डिस्क्लोजर्स आर इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा है 3 तरह के सवाल इनमें से कर रहा है। रिप्रोडक्शन बहुत कम, इस तरह की चीज़ में से मांग सकता है। उसके बाद डाटा दे के नोट बनवाता है। आज हम 2 से 3 नोट आज बनाएंगे, शेयर कैपिटल का बनाएंगे, लोन एडवांसेस का देखेंगे, वरना डेटर्स का तो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद वो नोट बना के दे देता है और कहता है गलतियां निकालो। तीनों तरह के सवाल आ रहे हैं इसमें से, ठीक है, ओके। अच्छा, ऊपर चेक करो, प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ये अब मैं सिलेबस ख़त्म करके ना, वो आखिरी अब जो आगे मतलब 20 के बाद जो पार्ट बी चल पड़ना है ना, या हो सकता है 30-31 में जब ख़त्म कर लें तो उसके बाद एक दिन के लिए बुलाऊं और ये सारे सवाल कर लें जो हमने पेंडिंग रखे हुए थे, क्योंकि अदनान साहब के भी स्टूडेंट्स थे तो उनको भी भेजना था, तो मैंने कहा एक ही बार कर दूंगा इकट्ठा ताकि उनको भी मिल जाए, ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, बनाना सीखा हुआ है आपने, ठीक है। फॉर इंक्लूजन RL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, कंपैरेटिव को भी शो करना है। अब ये ऊपर डाटा गिवन है, उससे नोट बनाना है 4 नंबर का। तो ये 7 नंबर का सवाल पास करने वाला सवाल है, क्योंकि सब बच्चे पिछली बार भी ऐसे ही पढ़ के गए थे, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, उन्हें ऊपर वही चीज़ें लिखी हुई होंगी, करेंगे सवाल इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, मेरे कहने का मकसद ये था कि ध्यान से पढ़िए। चलें जी, अब ऐसा है कि पार्ट 2 अब शुरू कर लेते हैं।